हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 7 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा बथुकम्मा फेस्टिवल। तो आप एक बार इस फोटो को देखिए दोस्तों, है ना। ये फोटो देख रहे हैं, लेडीज जो है मतलब किस तरह फूलों से सजा के मटके को लेके जा रही हैं। ठीक है, ये फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में। ठीक है, और इसमें क्या है ना दोस्तों कि मतलब जो बथुकम्मा फेस्टिवल है इसमें जो सेलिब्रेट करते हैं, इस बार जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला कि इसको हम लोग रियो कार्निवल फेस्टिवल की तरह मनाएंगे। मतलब ये जो फेस्टिवल है मतलब झांकियां निकलती है, तो मतलब इस बार मतलब जो बथुकम्मा फेस्टिवल है इसमें हम लोग झांकियां निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि मतलब इसको एक तरह के फ्लावर फेस्टिवल भी कहा जाता है। और जो लेडीज लोग हैं ना मतलब महागौरी की पूजा करती हैं। महागौरी मतलब पार्वती माता की पूजा करती है। बस इतना जान लीजिए। बथुकम्मा का मतलब है माँ देवी का जीवित होना। ठीक है, माँ देवी जीवित हो। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक, और उसके बाद आप जान लीजिए सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर है आपका माउंट सिमेरू से। माउंट सिमेरू क्या है दोस्तों ना, हिंदी रिलीजन में जो हिंदू धर्म में एक पर्वत है जिसका नाम है पर्वत सुमेरु, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया दोस्तों। और ये एक तरह का एक्टिव वोल्केनो है दोस्तों। अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसमें मतलब दो बार मतलब एक ही दिन में इरप्शन हो गया। ठीक है, इसलिए काफी न्यूज में। ठीक है, ये है कहाँ पे दोस्तों, तो ये इंडोनेशिया के ईस्टर्न पार्ट में है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये इंडोनेशिया, ये पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इंडोनेशिया में ये जावा वाला जो है ना, इसी के ये ईस्टर्न पार्ट में, इस तरफ ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट पे यही माउंट सुमसी मेरू है। ठीक है, अब माउंट सुमेरु है। ठीक है, अब ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और नाम जो है सुमेरु पर्वत, जो कि हिंदी धर्म में फेमस है, उसके नाम पर रखा है। अब इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया क्या है, ये साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है दोस्तों। ठीक है, इसमें ये लगभग 17,000 आइलैंड से बना हुआ है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, एक बोर्नियो हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा सुमात्रा आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा सुलावेसी हो गया, और जावा जिसकी बात हम लोग करें, जिसके ईस्टर्न पोर्शन पे मतलब ये पर्वत है माउंट सिमेरू। ठीक है, कैपिटल इसकी जकार्ता है और प्रेसिडेंट के प्रभो शिवांतो है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, आपका है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ठीक है, 2025 रिपोर्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट को है दोस्तों टॉपिक, क्योंकि इसके मतलब इससे मतलब ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये देखो सबसे पहले आप जान लीजिए इसको रिलीज कौन करता है। ये एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, जिसका हेडक्वार्टर शिकागो यूएसए में है। ठीक है, ये कैसे डाटा देता है, ये मतलब एयर क्वालिटी कितनी खराब है कितनी अच्छी, उससे रिलेटेड डाटा देता है और बताता है कि उसके कारण कितनी मतलब लाइफ का नुकसान हो रहा है। ठीक है, वो उसके बारे में डाटा देता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया के बारे में जानते हैं। तो इंडिया के बारे में ये रिपोर्ट ये कहता है कि मतलब इसी एयर पॉल्यूशन के कारण हर इंडियन को मतलब ऑन एन एवरेज उनकी 3.5 साल की एज कम हो रही है। मतलब उसको अगर 3 साल 3.5 अगर वो मतलब ये एयर पोल्यूशन नहीं होता इतना, तो मतलब 3.5 साल और जीता। अब इसी कारण 3.5 साल कम जी रहे हैं इंडियंस। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रीजन दुनिया का कौन सा है, तो वो नॉर्दर्न इंडिया है। ठीक है, और नॉर्दर्न इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड अगर कोई है तो वो है दिल्ली एनसीआर, मोस्ट पॉल्यूटेड दोस्तों। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर जो इंडियन है, हर जो व्यक्ति है, उसकी एज 8.2 ईयर्स लेस है। मतलब वो नॉर्मल आदमी के मुकाबले 8.5 मतलब 8.2 ईयर्स कम जिएगा। मतलब जो जी सकता था इस एयर पोल्यूशन के कारण वो 8.2 ईयर्स कम जिएगा। और सेकंड नंबर पे बिहार आता है। ठीक है, अब दोस्तों फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है जमाइका। बस इसके बारे में इतना जान लीजिए दोस्तों ना, ये मतलब आप समझ लीजिए इसके नए पीएम अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं, एंड्रयू होलनेस। ये तीसरी बार बने, लगातार ही बने हैं। ठीक है, काफी फेमस पर्सनैलिटी है। अब जमाइका क्या है दोस्तों, एक कैरेबियन नेशन है दोस्तों, है ना। कैरेबियन नेशन मतलब आप समझ लीजिए जो कैरेबियन सी के पास में होते हैं उन्हें ही कहा जाता है कैरेबियन नेशन। ऐसा दोस्तों अगर आप मैप में देखेंगे तो ये मतलब सेंट्रल अमेरिका का जो पोर्शन है इधर वाला, है ना, ये वाला जो आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। जैसे कि मतलब आप समझ लीजिए जैसे होंडुरस हो गया, निकारागुआ हो गया, यहाँ पे पनामा हो गया, इन्हीं में ये कैरिबियन सी आ रहा है। इसी के पास में दोस्तों ये मतलब कंट्री आता है जमाइकन, जो कि मतलब एक आइलैंड कंट्री है। किंगस्टन इसकी राजधानी है दोस्तों। और ये देखिए जो कैरिबियन नेशन है 2 पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। जैसे कि आपका लेसर एंटिलीज हो गया और एक ग्रेटर एंटिलीज, उन्हीं में से एक जमाइका है। ठीक है, और जमाइका की राजधानी आप देख लिए। और इनको कैरिबियन नेशन इसलिए कहा जाता है कि कैरिबियन सी में है। ठीक, अब इसमें अभी न्यूज में इसीलिए क्योंकि इनके नए पीएम अभी अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है एंड्रयू होलनेस। ठीक है, और ये कैरिबियन नेशन है, कैपिटल किंगस्टन है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों टीचर्स डे। कौन सा टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे, मतलब इंडिया का टीचर्स डे। ठीक है, ये है पर्सनालिटी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है,
फिलोसोफर भी हैं, ठीक। अब इनके ही बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था 1962 को, ठीक है। हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है एज ए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में, ठीक। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहाँ से थे तो ध्यान रखना दोस्तों, ये तमिलनाडु से थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार न्यूज़ में मतलब कितने एग्जाम में पूछा गया और लोग बच्चे अक्सर गलत कर देते थे, तो आप लोग गलत मत करिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। ये इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो भी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट थे ये 1952 से 1962 लगभग 10 साल तक रहे थे, और उसके बाद 1962 से 1967 ये एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इन्होंने सर्व किया है, ठीक है। इनको भारत रत्न मिला था 1954 में। और ध्यान रखना दोस्तों, 5 तो ध्यान रखिएगा, पर ध्यान रखिएगा जो इंडिया का टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, और उसके बाद एक महीना आगे चल जाओगे तो वर्ल्ड टीचर्स डे हर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है आपका भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ये एक्चुअली अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये पहला ही एडिशन है दोस्तों, ठीक है। और ये जो मतलब अवार्ड स्टार्ट किया गया है ये मतलब असम का जो मतलब ओलंपिक एसोसिएशन है मतलब उसने स्टार्ट किया है। 2025 में इसका पहला एडिशन है जो अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें तो नेशनल अवार्ड हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये मतलब जो नाम दिया गया है भोगेश्वर बरुआ, ये मतलब जो असम के पहले अर्जुन अवार्ड विनर थे, मतलब जिनको पहली बार अर्जुन अवार्ड मिला है असम में, जो एथलेटिक्स है मतलब रनर है, ठीक है, उनके नाम पे इसको रखा गया भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। इस अवार्ड के तहत मतलब 6 कैटेगरीज डिफाइन की गई है, मतलब 3 तो नेशनल लेवल पे और 3 मतलब जो असम के लेवल पे है, ठीक है। और नेशनल लेवल वाला इंपॉर्टेंट है, तो इस बार किसको दिया जा रहा है मतलब कौन, तो वो है बेस्ट स्पोर्ट्समैन में नेशनल लेवल पे अगर देखेंगे तो मनु भाकर को दिया गया, मतलब ये ओलंपिक में मतलब जो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी ना 2-2। तो उसके बाद आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिलेगा? सुनील छेत्री, जो कि एक फुटबॉलर हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे। और इमर्जिंग प्लेयर ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेदाव्रत भराली, काफी मतलब फेमस, मतलब ये आप समझ लीजिए एथलेटिक के हैं, ठीक है। और बाकी 3 कैटेगरी और जो है चौथी बेस्ट स्पोर्ट्समैन असम के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट असम के लिए, और इमर्जिंग प्लेयर असम के लिए। बस हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि जो नेशनल लेवल पर बेस्ट स्पोर्ट्समैन किसको दिया गया? मनु भाकर जी को दिया गया है। ये किससे है? शूटिंग से रिलेटेड है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया नेशनल लेवल पर? सुनील छेत्री को। ये किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। और इमर्जिंग प्लेयर के नेशनल लेवल पर किसको दिया गया? वेदाव्रत भराली। ये किससे रिलेटेड है? एथलेटिक्स से, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग भोगेश्वर बरुआ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भोगेश्वर बरुआ कौन थे? ये एथलेटिक रनर थे। इनकी उपलब्धि क्या है दोस्तों ना, जो एशियन गेम्स हुए हैं उनमें गोल्ड और सिल्वर जीत रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब 1966 का जो एशियन गेम्स था उसमें गोल्ड जीता था इन्होंने 800 मीटर की रेस में, और सिल्वर जीता था 1970 में 4x400 रिले में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहले असमीज है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था 1966 में, इसीलिए इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा किया गया? असम ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। फिर 7th न्यूज और 7th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। ये जो दोस्तों है ये एक तरह की रैंकिंग है, एक इंडेक्स है जो मतलब हर साल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है। इसका पहला एडिशन 2015 में आया था दोस्तों। ओवरऑल रैंकिंग अगर देखेंगे मतलब हर फील्ड में जैसे एक ओवरऑल होता है ना कि मैक्सिमम मतलब रैंकिंग किसकी है, तो मतलब ओवरऑल रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो वो आईआईटी मद्रास है, ठीक है। पर इंजीनियरिंग कैटेगरी में देखेंगे तो उसमें भी कौन है? आईआईटी मद्रास है रैंक 1 पे, ठीक है। और टोटल 17 कैटेगरीज में दिया था, पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए आईआईटी मद्रास है, ठीक है। इनको 4 मतलब पैरामीटर मतलब 5 पैरामीटर्स है जिनकी रिकॉर्डिंग इस रैंकिंग को दी जाती है। तो पहला पैरामीटर क्या है दोस्तों? ये है टीचिंग लर्निंग और रिसोर्स, मतलब उस इंस्टीट्यूट में मतलब टीचिंग और लर्निंग और रिसोर्स की क्या फैसिलिटीज़ हैं उसको देखा जाता है। उसमें रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस किस तरह की हो रही है, ठीक है, वो देखा जाता है। ग्रेजुएशन आउटकम मतलब ये मतलब वहाँ से बच्चे जो निकल रहे हैं अच्छा पैकेज ले रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ देखी जाती है। आउटरीच और इंक्लूसिविटी मतलब बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है, सबको एक साथ एक जैसा ही देखा जाता है, मतलब आउटरीच सबके लिए सेम है, ठीक है। और पीयर प्रशासन मतलब लोगों का मतलब क्या मतलब व्यक्तिगत मतलब उनका सुझाव है या फिर मतलब सोच है इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में, ठीक है, वो मतलब क्या प्रशिक्षण लोग देते हैं, समाज देता है, ठीक है, उसके बारे में है, ठीक है। इन 5 पैरामीटर को मिला के रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है, जिसमें ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को दिया गया है, और रैंक 1 अगर मतलब इंजीनियरिंग कैटेगरीज में भी देखेंगे तो आईआईटी मद्रास को ही दिया गया है, और ये टोटल 17 कैटेगरीज में दिया था। पहला एडिशन 2015 में है, और ये हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रिलीज करती है, ठीक है।
फिर इसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर है आपके दोस्तों अमित मिश्रा जी। देखिए आप फोटो में देखिए, ये हैं अमित मिश्रा जी। ये एक मतलब लेग स्पिनर है, मतलब स्पिनर है, आप जान लीजिए स्पिनर बॉलर हैं क्रिकेट में। इन्होंने अभी हर फॉर्मेट से मतलब रिटायरमेंट ले लिया। अभी इतने मतलब फेमस प्लेयर नहीं है, पर ठीक है इंटरनेशनल मैच खेला तो आप ध्यान रखिए अमित मिश्रा मतलब पक्का पूछ सकता है, ठीक है। जो फेमस है वो तो सब जानता है, जो फेमस नहीं है उसको तो आप जानोगे, वही क्वेश्चन तो पूछता है एग्जाम में, ठीक है। फिर 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, मदर मैरी कम्स टू मी। अब सबसे पहले आप इनकी फोटो देखिए दोस्तों, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। ये है अरुंधति रॉय, मतलब प्राउड ऑफ इंडिया एक तरह से, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं दोस्तों, ये शिलोंग है मेघालय में एक जगह, वहाँ से के हैं। और इन्होंने क्या काम किया तो अगर देखेंगे तो मतलब बुकर प्राइज इनको मिल चुका है 1997 में। किस बुक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है। इनको पेन पेंटर प्राइज भी मिला है 2024। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2000 पिछले साल में मिला है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेन पेंटर प्राइज किसको मिला था, अरुंधति राय को मिला था 2024 में। उसके बाद 2006 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, किस बुक के लिए, द अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस। तो दोस्तों आज का लास्ट न्यूज़ और लास्ट करंट अफेयर है आपका जीएसटी 2.0। जीएसटी क्या है दोस्तों, जीएसटी कुछ नहीं मतलब गुड्स और सर्विसेज टैक्स कहा जाता है। मतलब जो भी मतलब एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि मतलब जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया की ना, उनकी जब सेल होती है, मतलब जब बेचा जाता है या कोई खरीदा जाता है, तो उस पर जो टैक्स दिया जाता है इनडायरेक्ट, वही जीएसटी कहलाता है दोस्तों। अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों, तो जीएसटी काउंसिल में जो फैसला हुआ है उसके तहत क्या किया गया ना, जो पहले 4 स्लैब थी टैक्स की, जो कि 5%, 12%, 18% और 28% थी, उसको हटा के अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब कर दिया है, ठीक है। और वो 2 टैक्स स्लैब कौन सी, 5% और 18%। तो मतलब दो जीएसटी रेट्स जो डिफाइन किए गए इस बार की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, वो 5% है और 18% है। और पहले जो 4 थी वो थी 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। और जो 40% एक और टैक्स जो इसमें जोड़ा गया है अलग से, वो है 40%, ठीक है। ये किस पे जोड़ा गया है, सिन गुड्स पे। सिन गुड्स मतलब जिसको सरकार चाहती है कि लोग कम कंजप्शन करें, मतलब जैसे बीड़ी सिगरेट हो गया ना, उन मतलब दारू हो गया, तो इस पे मतलब कम मतलब लगाया जाएगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा टैक्स लगाया गया 40%। उसके बाद जैसे लग्जरी आइटम हो गया, कोई लग्जरी कार हो गया, उनके ऊपर लगाया जाएगा 40%, ठीक है। और मेजर रिडक्शन अगर आप देखेंगे तो वो है आपका 28% से 18%, समझ रहे दोस्तों, सीधा 10% की घटाव हुई है, ठीक है। अब ये कैसे किस पे किया गया है, जैसे आपका कार्स हो गए, टीवी हो गया, एयर कंडीशन हो गया, बाइक होगा, और बेसिक चीज़ें जैसे तेल, मक्खन, मतलब आप समझ लीजिए कोलगेट, जो रोजमर्रा की जो मतलब जो रोज मतलब एक आदमी के लिए बहुत जरूरी होती है, नेसेसिटी वाली चीज़ें, उन पे भी मतलब ये घटा दिया गया है, ठीक है। अब कुछ मतलब जीरो भी कर दिया गया, एक जीरो कैटेगरी भी है, जो जीरो जीएसटी किस पे रखा गया, एसेंशियल जो आइटम्स है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, इन पे अब 0% लगेगा। एसेंशियल मेडिसिन और मेडिकल एड्स जो होंगे एसेंशियल दोस्तों, जो जरूरी हैं, ठीक है, उन पे 0% हो गया। बेबी प्रोडक्ट्स जितने होते हैं उन पे 0 हो गया, मतलब यही है, ठीक है। इसके अलावा भी हैं पर ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग के लिए जानने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, वो है जीएसटी। जीएसटी जैसे मैंने आपको बताया एक इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों, ठीक है। मतलब डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्ट रूप से, मतलब जैसे आप कोई सामान देते हैं, लेते हैं, तो आप कुछ अलग से पैसा थोड़ी नहीं दे रहे, उसका आपने दाम दिया, पर उसी में आपने टैक्स भी दे दिया जीएसटी, ठीक है। अब जैसे इनडायरेक्ट टैक्स है, और किसके पे लगता है, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये ध्यान रखिएगा, सेलिंग पे मतलब लगाया जाता है, मतलब वो सामान का जो यूज हो रहा है ना उस पे लगाया जाता है, ना कि जहां बन रहा है वहां पे नहीं लगता है, ठीक है। मतलब एक तरह से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब सामान का यूज वहां लगाया जाता है, ना कि जहां बनता है वहां, जहां यूज हो रहा है वहां पे, ठीक है। उसके बाद इसकी ये जो है मतलब इसकी जो पॉलिसी और टैक्स रेट है कौन डिफाइन करता है दोस्तों, ये एक काउंसिल बैठती है, जीएसटी काउंसिल, यही डिसाइड करती है, ठीक है। अब अगर जीएसटी देखेंगे 3 तरह से होती है, जैसे एक सीजीएसटी हो गया, सेंट्रल जीएसटी, जिसमें मतलब सेंटर को मिलता है वो मतलब टैक्स, ठीक है। एसजीएसटी जिसमें स्टेट को मिलता है, और आईजीएसटी मतलब जो कि सेंटर को मिलता है कब, जब मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट से मतलब किसी सर्विसेज या मतलब आप गुड्स का आदान प्रदान करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें मतलब ये थोड़ा सा आईजीएसटी में कंफ्यूज हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जीएसटी काउंसिल। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो टैक्स और पॉलिसी डिफाइन करता है जीएसटी का। तो ये जान लीजिए दोस्तों, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसकी स्थापना 2016 में हुआ था। और यही जो है पॉलिसी और टैक्स रेट को डिफाइन करता है जीएसटी के लिए, ठीक है। और इसको मतलब स्टैब्लिश कब किया गया था, 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना एक्ट 2016 में, उसी के तहत इसको लाया गया था। और कौन सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था इसके तहत, इसके लिए 279A आर्टिकल
फेस्टिवल को इसके लिए इंट्रोड्यूस किया था। अगर इसका कंपोजिशन देखेंगे, इसमें टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 2 सेंटर से होते हैं और 31 जो होते हैं उनमें से 28 स्टेट से होते हैं और 3 जो है यूटी से होते हैं। इसके चेयरपर्सन हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अब मुझे कमेंट में बताइए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हैं ओके, बाय, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।